बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फ्रैक्चर का नाम है कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर को डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर भी कहा जाता है। मैं आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कोलीज फ्रैक्चर होता क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है, और अगर इसको सही तरह से मैनेज ना किया जाए तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है। मैंने कहा इसका दूसरा नाम है डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर होता क्या है, ये आप जरा देख ले मेरे हाथ को। ये जो है लेटरल साइड है, बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड पे जो बाहर वाली साइड है, जो थंब वाली साइड है, इस साइड पे इस जगह पे जो बोन होती है उसको हम रेडियल बोन कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जबकि जो छोटी उंगली वाली साइड पे जो बोन होती है उसको हम अल्ना कहते हैं। अब होता क्या है कि जो कोलीज फ्रैक्चर है, या जिसको हम डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर कहते हैं, वो ये वाली हड्डी की फ्रैक्चर है। ये जो थंब वाली, जो अंगूठा वाली जो हड्डी है, यहाँ से ये जो वाली हड्डी है, इसकी फ्रैक्चर है कोलीज फ्रैक्चर। डिस्टल एंड एंड प्रॉक्सिमल एंड, इसको भी समझना होगा कि जो बोन है, रेडियल बोन है, उसके दो एंड्स है ना। एक को रेडियल एंड कहा जाता है, दूसरे को डिस्टल एंड एक को डिस्टल एंड कहा जाता है, दूसरे को प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। जो आपके पास इस बोन के जो ऊपर वाले, जो कंधे वाली साइड पे, जहां पे जाके ये जो एल्बो जॉइंट बनाती है, इस हिस्से को हम प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियल बोन कहते हैं। जबकि यहां से आके यहाँ पे ये जो जॉइंट बनता है, इसको हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं। तो ये वाली जो साइड है इस बोन की, जो आके रिस्ट जॉइंट बनाने में हेल्प करती है, इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड एंड द डिस्टल एंड। ये जो फ्रैक्चर है जिसको हम कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं, ये डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है, डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है। अब कोलीज फ्रैक्चर क्या है, ये मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दी, एनाटॉमी बता दी, जो आपको समझ आनी चाहिए थी कि कौन सा बोन का ये फ्रैक्चर है और इसके दो एंड्स कौन कौन सी है। अब जो कोलीज फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है कि ये जो रिस्ट जॉइंट है, ये जो सिर्फ, क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट सिर्फ एक रेडियल बोन नहीं बनाता, सिर्फ एक रेडियस नहीं बनाती, इसके अलावा छोटी छोटी फिजिफॉर्म या बहुत सारी इस तरह की जो है वो ल्यूनेट, फिजिफॉर्म, ये बोन्स है जो मिलके रिस्ट जॉइंट बनाती है। तो ये जो रिस्ट जॉइंट, जो कलाई वाली जो जॉइंट है, इसके 2 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द, बात गौर से सुननी है कि रिस्ट जॉइंट में 2 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द रेडियल जो बोन है उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए डिस्टल एंड पे, यानी रिस्ट जॉइंट के 2 सेंटीमीटर में जो रेडियल बोन है उसके डिस्टल एंड पे अगर फ्रैक्चर्ड हो जाए तो हम उसको कोलीज फ्रैक्चर या डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर भी कहते हैं। डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर नाम से ही जाहिर है कि जो रेडियस बोन है उसके डिस्टल एंड में फ्रैक्चर होता है, इसलिए हम उसको डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर जो है वो कहते हैं। अब जो है ये तो आपको थोड़ी सी बेसिक समझ आ गई कि कहाँ पे ये फ्रैक्चर होता है। इस जगह पे होता है, इस जगह पे ये होता है, और जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के जो एरिया है रिस्ट जॉइंट पे, वहां पे ये फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो आउट स्ट्रेचिंग हैंड पे जब आप फॉल कर जाते हैं, आउट स्ट्रेचिंग हैंड से मुराद ये है कि आप इस पोजीशन पे गिर जाते हैं। आपको पिक्चर नजर आएगी कि आउट स्ट्रेचिंग फॉल से क्या मुराद है, यानी इस तरह से आप जोर से गिर जाते हैं इस पोजीशन पे, तो हम उसको आउट स्ट्रेचिंग फॉल कहते हैं। तो इस तरह आउट स्ट्रेचिंग फॉल में बहुत ज्यादा ये फ्रैक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा ये बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। अब होता क्या है कि ज्यादातर ये जो कंडीशन है, ये जो फ्रैक्चर है, ये ओल्ड एज की फीमेल्स में डेवलप होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह बनती है कि जो एज इंक्रीज होती है, याद रखें 50 साल और 50 साल से ज्यादा की एज की औरतों में ये कंडीशन बहुत ज्यादा देखी गई है। और जब भी आप एज ए डॉक्टर क्लिनिक में बैठते हैं तो 50-60 साल की एज की फीमेल आती है आउट स्ट्रेच फॉल की वजह से, और यही फ्रैक्चर उनमें डेवलप हो जाता है। 50 साल से ऊपर ओल्ड एज की फीमेल में ये फ्रैक्चर डेवलप होता है। उसकी वजह यह होती है कि उनकी जो एज बढ़ती जा रही है तो बोन्स वीक हो जाती है, उनकी बोन्स वीक हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो होता है कोलीज फ्रैक्चर या डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर का, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो इजीली जो ही वो मामूली सा आउट स्ट्रेचिंग फॉल हो जाता है, तो उनमें ये फ्रैक्चर, जिसको कोलीज फ्रैक्चर कहा जाता है, वो डेवलप हो जाता है। तो फीमेल ओल्ड एज अबाउ 50 ईयर और डिस्टल एंड ऑफ द फ्रैक्चर, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, ये 3-4 चीजें हैं जो आपने कोलीज फ्रैक्चर में नहीं भूलने हैं। अच्छा,
अब हम आगे इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है। इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन इसको बड़ी आसान है, एक्सरे कर दो, क्योंकि आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की नौबत ही नहीं आती है। जब पेशेंट आता है और जो ही आप उसके हाथ को देखते हो, उसकी एक अजीब सी शेप होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी जो शेप होती है जिसको हम डिनर फोक शेप कहते हैं या डिनर फोक डिफॉर्मिटी कहते हैं। जब भी पेशेंट आता है तो उसके हाथ की पोजीशन एक अजीब सी होती है, पिक्चर आपको नजर आ रही है, एक अजीब सी उसकी जो है वो, जैसे कि देखिए आप जो फोर्क नहीं होता, जो खाने वाला जो फोक होता है ना, उस तरह की जिससे आप खाना खाते हैं, उस तरह की इसकी शेप बन जाती है। तो एज ए डॉक्टर जो ही जब पेशेंट आता है और उसके आपको हाथ, जब आप उसके रिस्ट यानी कलाई जॉइंट देखते हो, तो इसकी इसी तरह ये डिनर फोक की तरह आपको नजर आती है, जिसको हम डिनर फोक डिफॉर्मिटी कहते हैं। क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है कोलिस फ्रैक्चर की डिनर फोक जो फ्रैक्चर या डिफॉर्मिटी जो है। जब आप देखते हो तो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की कोई नीड नहीं बनती, आपको पता चल जाता है कि ये कोलिस फ्रैक्चर है। लेकिन फिर भी जो है अगर आप करना चाहो तो एक्सरे करवाते हो और उससे भी कंफर्म हो जाता है कि देयर इज अ डिनर फोक डिफॉर्मिटी व्हिच इज अ कोलिस फ्रैक्चर। ठीक है, ये चीजें लाजमी है, डिनर फोक डिफॉर्मिटी, ये आपने याद रखना है। अब होता क्या है, ट्रीटमेंट क्लोज रिडक्शन। एक बात है इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जब इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं तो लोग जो है डॉक्टर को प्रेफर करने के बजाय वहाँ के जो लोकल जो लोग होते हैं, जिनको मैं अगर कहूँ कि हकीम कहूँ या होम्योपैथिक कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लोकल लोग बड़े ही माहिर होते हैं ये जॉइंट्स का अपनी जगह से निकल जाना, फ्रैक्चर्स को हैंडल करने में। बैकवर्ड एरियाज में लोग जो है वो ज्यादातर डॉक्टर के बजाय उन लोगों को, जो लोकल एरियाज के जो लोग होते हैं, उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये बड़े ही माहिर होते हैं और ये वाकई में काम कर जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अगर इस तरह का फ्रैक्चर यानी ये जो डिनर फोक डिफॉर्मिटी की शेप की तरह का फ्रैक्चर हो, वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। एक तो बैकवर्ड एरिया में कोई इस तरह का स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, कोई ऑर्थोपेडिक वहां पे अवेलेबल नहीं होता, सारे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, तो उनको भी तो वहां पे टाइम ही पास करना होता है। इसलिए बेहतर यह है कि वो लोग भी, उनको पता होता है कि वो सीधा जो है वो लोकल किसी बंदे के पास लेके जाते हैं जो बहुत ही माहिर होता है, अरसे से वो ये काम कर रहा होता है कि फ्रैक्चर बोन्स को ठीक कर देता है। इसी तरह जो जॉइंट डिसलोकेशन हुई है उनको वो जो है वो अपने लोकेशन पे ठीक कर देता है। तो इस तरह के लोग होते हैं बैकवर्ड एरियाज में, काफी देखने को मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे लेके जाते हैं उस बंदे के पास, वो जो लोकल बंदा होता है, इस तरह के जो फ्रैक्चर होते हैं। तो जब वो वहां पे लेके जाते हैं तो वो इजीली जो है वो करते कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक साइड से जो है एक बंदे को कहते हैं कि आपने जोर से पकड़ना है, दूसरे साइड से वो जो लोकल बंदा होता है, जो ये माहिर होता है, वो यहाँ से खींचता है, यहाँ से एक बंदा पकड़ेगा, यहाँ से इस हाथ को वो खींचेगा। तो ये जो आपको जो फोर्क की तरह डिफॉर्मिटी आपको मिली थी, डिनर फोक की तरह, वो खत्म हो जाती है। मतलब एक ने यहाँ से पकड़ा, दूसरे ने यहाँ से खींचा, बिल्कुल प्लेन हो गया, और वो फिर ऊपर से कपड़ा सा बांध देते हैं और कहते हैं जाए आप ठीक हो गए। और अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो बाहर मेडिकल स्टोर से कोई दर्द की गोली ले ले, आप ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, दरअसल ये जो बंदे ने, जो लोकल बंदे ने ये जो काम किया है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। ये मेडिकल टर्म है, शायद उसको ये पता भी नहीं होगा कि मैंने कोई क्लोज रिडक्शन कर दी है। ठीक है, क्लोज रिडक्शन इसको बोला जाता है। आप अगर एक डॉक्टर के, एक ऑर्थोपेडिक के पास भी इस तरह के फ्रैक्चर वाले पेशेंट को लेके जाओगे, वो भी यही करेगा, लेकिन वो बड़े एहतियाती के साथ, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मे भी यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, मे भी कोई नर्व डैमेज हो सकती है, मे भी पहले जब उसको जब आउट स्ट्रेचिंग फॉल हो चुका था, गिर गया था और ये फ्रैक्चर डेवलप हुआ था, तो उस वक्त कोई नर्व डैमेज हुई थी, किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन डिराइव हो चुकी थी। वो हम आगे बात करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती है। तो अब उसको तो ये नहीं पता होता कि मैंने कोई क्लोज रिडक्शन कर दी है, इसको हम क्लोज रिडक्शन कहते हैं। एक डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक भी यही करेगा। उस बंदे ने कोई गलती नहीं की, बजाय उसको, बेशक उसको इसका नाम नहीं पता कि उसने क्लोज रिडक्शन कर दी है, लेकिन इसको हम क्लोज रिडक्शन, मेडिकल टर्म में इसको क्लोज रिडक्शन कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन उसने काम किया है। फिर वो हल्का सा कपड़ा भी बांध देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब इसके अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए, मतलब एक ऑर्थोपेडिक के पास आप लेके गए हो, तो वो कैसे इसको मैनेज करेगा? एग्जैक्टली यही जो लोकल बंदे ने काम किया है, इसको हम क्लोज रिडक्शन कहते हैं। वो क्लोज रिडक्शन कर देगा और ऊपर से जो है वो प्लास्टर अप्लाई करेगा। यही किया जाता है, प्लास्टर अप्लाई किया जाता है। तकरीबन 6 से 7 वीक्स तक इस प्लास्टर को लगा रहने दिया जाता है और उसके बाद इसको उतार दिया जाता है। अब होता क्या है कि जो मैंने लोकल वालों की बात इसलिए की क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे
वो इन चीज़ों को अगर मैं मेडिकली सीधा बोल देता क्लोज रिडक्शन और फिर प्लास्टर एप्लीकेशन तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। क्लोज रिडक्शन यही होता है जो लोकल बंदा कर रहा होता है। बाज जो लोकल लोग होते हैं ना वो उससे भी अच्छा काम कर देते हैं, वो इस तरह से क्लोज रिडक्शन करके प्लास्टर भी अप्लाई कर देते हैं, फिर ऑर्थोपेडिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ एक इसकी मैनेजमेंट से के हवाले से बात थी। रिस्क फैक्टर ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ पे फ्रैक्चर होता है इस जॉइंट में, इस फ्रैक्चर में, तो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस बोन के डिस्टल एंड पे, प्रॉक्सिमल एंड ये है, ये डिस्टल एंड है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। और जो ही फ्रैक्चर हो जाता है तो ये जो डिस्टल एंड जहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका होता है ये डॉर्सली डिविएट कर जाता है, डॉर्सली डिस्प्लेस कर जाता है जिसको हम पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर लेटरली डिस्प्लेस कर जाता है जिसको हम इस साइड पे, जिसको हम रेडियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैनेज करना है क्लोज रिडक्शन और जो है साथ ही प्लास्टर एप्लीकेशन। क्लोज रिडक्शन का मतलब यही है ना कि आपने किसी किस्म का कोई स्किन नहीं काटना, कोई ऑपरेशन नहीं करना, आपने ऊपर से एक साइड से एक बंदा हाथ पकड़ेगा, दूसरे साइड से खींचेगा, वो अपनी जगह पे वापस वो बुन चली जाएगी और ऊपर से फिर प्लास्टर अप्लाई करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की कि ये फ्रैक्चर हुआ, अगर अनट्रीटेड रह गया क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या इस फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देखिए, सबसे पहले यहां से एक नर्व गुजरती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। वो नर्व सबसे ज्यादा इस फ्रैक्चर में सबसे ज्यादा उस नर्व का डैमेज होने का, इंजर्ड होने का खतरा होता है। मीडियन नर्व इंजरी बहुत ज्यादा हो सकती है। आपसे लाजमी, क्योंकि अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट इस लेक्चर को सुन रहा है तो ये मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग यू कैन से कि ड्यूरिंग कोलीज फ्रैक्चर, यानी कोलीज फ्रैक्चर के दौरान कौन सी नर्व इंजरी हो सकती है, तो मीडियन नर्व जो है वो मोस्ट कॉमनली इंजर हो जाती है। और साथ ही यहाँ पे रेडियस के ऊपर से रेडियल आर्टरी गुजरती है तो उसके रेयरली उसकी भी इंजर होने के चांसेस होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेशन हो जाती है तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी इसमें जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन इन सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कोलीज फ्रैक्चर की वो है माल यूनियन। माल यूनियन से मुराद ये है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लोकल बंदे की मिसाल दी थी कि उसने सब कुछ कर दिया, उसने वो जो डिफॉर्मिटी थी वो भी ठीक कर दी, हल्का सा कपड़ा भी उसने अप्लाई कर दिया, लगा दिया। अब वो क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से फिर माल यूनियन होता है। माल यूनियन से मुराद ये है कि हीलिंग भी हो चुकी है, जो बोन फ्रैक्चर्ड हो चुके थे वो हील हो चुके हैं, लेकिन वो अपने राइट पोजीशन पे हील नहीं हो चुके हैं। जिस पोजीशन पे जो उनकी एनाटॉमी थी, जिस तरह उनको नॉर्मली पोजीशनड होके हील होना था, उस तरह से वो पोजीशन नहीं हो चुके। यही फर्क होता है एक डॉक्टर से इसकी ट्रीटमेंट कराने का, एक ऑर्थोपेडिक से ट्रीटमेंट कराने का और एक लोकल बंदे से करवाने का, क्योंकि वो एहतियाती नहीं करते हैं तो फिर माल यूनियन हो जाता है। माल यूनियन से मुराद यही है कि हील तो कर गई है वो फ्रैक्चर एरिया, लेकिन क्या नहीं कर गई है, राइट पोजीशन पे नहीं कर गई है, इसको हम माल यूनियन बोलते हैं। उसके अलावा डिलेड यूनियन से मुराद ये है कि बड़े ही अरसे बाद जो है वो हील हो रही है वो फ्रैक्चर्ड एरिया, या नॉन यूनियन इवन के हील भी नहीं हो रही, ये भी हो सकता है। जॉइंट स्टिफनेस भी हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कॉम्प्लिकेशन जिसको हमने पहले भी नाम मैंने दे दिया, जिसको डिनर फोक डिफॉर्मिटी कहा जाता है, वो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन में इन्वॉल्व है। अब ये जो फ्रैक्चर है कोलीज फ्रैक्चर, इसका बिल्कुल अपोजिट ही दूसरा एक फ्रैक्चर होता है जिसको हम स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इस तरह से गिरने से हुआ था, ये पोजीशन थी, मतलब यहाँ पे ये वाली एरिया जो थी वो जमीन पे जोर से लग गई थी तो ये फ्रैक्चर इधर डेवलप हुआ था। लेकिन जो स्मिथ फ्रैक्चर होता है उसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, इसके अपोजिट होता है, वो इस तरह से इस पोजीशन पे लगेगी, ये जगह अंदर की तरफ धंस जाएगी, उसका उल्टा बन जाएगा, तो हम उसको स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। और वही ट्रीटमेंट उसकी भी क्लोज रिडक्शन और प्लास्टर एप्लीकेशन है स्मिथ फ्रैक्चर की भी, जो आपको कोलीज फ्रैक्चर में करनी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट कोलीज फ्रैक्चर। थैंक यू।